कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम मना रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे मेहमान हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पवन शर्मा। डॉक्टर पवन शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर पवन शर्मा, जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जहन में ज़रूर आता है कि मानसिक स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है। इस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि ये मानसिक स्वास्थ्य दिवस जिसे पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है, ये क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है और आज की थीम क्या है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस सबसे पहले शुरुआत हुई थी 1992 में। ये वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन की तरफ से बनाया गया था। उसके बाद कुछ सालों बाद ये WHO ने ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है। तो अब WHO के ही तत्वाधान में ये सब मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम है वो खास तौर से रखी गई है कि मानसिक स्वास्थ्य ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य हैं उन सब का जनरल राइट्स है, मीन्स ह्यूमन राइट्स है। इट्स अ यूनिवर्सल राइट। हर साल कहीं ना कहीं इस तरह की कोई थीम दी जाती है ताकि हम लोग मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा जागृत कर सकें। बिल्कुल, आपने सही कहा। और मानसिक स्वास्थ्य ये एक मानव अधिकार है। हर किसी को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के साथ जीवन जीने का अधिकार है। हमारे श्रोताओं को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये मानसिक स्वास्थ्य से हम क्या समझें। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आमतौर पे हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं और सेहत की बात करते हैं, लेकिन असल में देखें तो हमारा स्वास्थ्य मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक इन सब चीजों से मिलकर के बना हुआ है। यदि इन किसी भी क्षेत्र में हमारे साथ कहीं कोई दिक्कत हो रही होगी तो इसका मतलब हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। और मानसिक स्वास्थ्य ही इन सारे स्वास्थ्य का जनक है। इन सारे स्वास्थ्य को कनेक्ट करने वाला मानसिक स्वास्थ्य है। यानी अगर हमारी सोच सही होगी, हमारी दशा सही होगी, तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारा सामाजिक जो लगाव है, लोगों के साथ संबंध है, वो भी ठीक रहेगा। तो हमारी दशा ही ठीक रहना ये सबसे बड़ी बात होती है। और जो हमारी दशा है ये ही हमारी सेहत और हमारी जितनी बीमारियां हैं इनको बताती है। तो हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य एक तरह से धुरी है हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य की। जी बिल्कुल, ये ही उसका बेस है और ये ही इसका केंद्र बिंदु है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हाल के वर्षों में हमने बहुत सारी चुनौतियां देखी है। बहुत सारे लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ नजर आते हैं हमारे आसपास भी। वो और बात है कि ये बहुत स्पष्ट रूप से इंगित नहीं हो पाता। कई व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रसित होते हैं लेकिन वो बातें बाहर नहीं आ पाती। और हमारे समाज में इस तरह का चलन भी है कि अगर कोई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो इस बात को बाहर जाहिर भी नहीं करेगा और यहाँ तक कि वो डॉक्टर के पास जाने में भी घबराएगा। तो आप श्रोताओं को बताएं हमारे कि वास्तव में ये चुनौतियाँ क्यों हैं और किस तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने हैं इस समय। कई बार शारीरिक स्वास्थ्य हमारा एक तरह से सौंदर्य के साथ भी जुड़ता है और वो फैशन का भी एक वर्ड है कि अगर हम जिम जाते हैं तो नो डाउट हम किसी को भी बताते हैं, बहुत खुशी से बताते हैं और गर्व से कहते हैं कि मैं जिम जा रहा हूँ। तो उसमें कहीं शर्मिंदगी नहीं होती है कि मैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य को देखरेख के लिए जिम के जा रहा हूँ या किसी डॉक्टर के पास मेडिकल चेकअप के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जब हम कभी मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये तुरंत हमारे लिए कलंक या शर्मिंदगी जैसी भावना से जुड़ जाता है और वो अन्यथा में ले जा करके हमारे लिए हमेशा सोचा जाता है कि ये व्यक्ति कहीं भी किसी भी तरह से स्टेबल नहीं है। इसलिए इस चीजों को छुपाते हुए ही लोग कई बार जो समस्या आती है, परेशानी आती है, तो डॉक्टर क्या परिवार के लोगों को भी ये बात बताना बहुत मुश्किल समझते हैं। और जब कभी ऐसे लोग होते हैं जिनको डायग्नोज भी कर लिया जाता है कि उनको कोई मानसिक परेशानी है, तो सबसे पहली बात तो उनका स्वीकारना भी बहुत मुश्किल होता है कि हाँ, उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका उनका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसको जगाने के लिए, इसको जताने के लिए और स्वीकार कराने के लिए ही बहुत मुश्किल पड़ती है। तो मानसिक चिकित्सक जितने भी हैं, यकीनन उनको सबसे पहले तो यही ही बात याद दिलानी पड़ती है और स्वीकार करानी पड़ती है किसी मरीज को या किसी जरूरतमंद आदमी को कि हाँ, वो इस एरिया में कहीं ना कहीं चुनौती ले रहा है और उसको यहाँ पर मदद की जरूरत है, जो कि उससे खुद नहीं हो पा रही है। उसके लिए किसी पेशेवर से मदद लेना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर जागरूकता हो जाती है और खुल करके बात होती है तो यकीनन इसमें स्वीकार्यता भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा यदि हम देखें तो आज हमारे हाथ में जो आधुनिकतम यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात हम करें, हमारे पास मोबाइल है और हम इंटरनेट से जुड़े हैं, सोशल साइट्स से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बाधा है, चुनौती है। क्या आप मानते हैं इसे? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि हमारा शरीर और हमारा मानस ये सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ रहना जानता है। इसमें कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है कि वो बीमारी ले। इसमें बीमारी आने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हम अपनी शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य से समझौता कर रहे हैं और वो समय हम कहीं और लगा रहे हैं। यानी हम अपने पे ध्यान ना दे करके बाकी किसी ऐसी चीजों में समय व्यस्त कर रहे हैं या व्यर्थ कर रहे हैं जो कि हमारे काम की नहीं है। और आपने जैसे भी बात कही, बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास कुछ गैजेट
गैजेट ऐसे हैं, जैसे मोबाइल कह लीजिए या इंटरनेट कह लीजिए, तो ये अथाह है। इसमें जाने का तो रास्ता है, लेकिन वापस आने का कोई ऐसा रास्ता दिखता नहीं है। आप जितना अंदर जाते हैं उतना ज्यादा ही आप मनोरंजन के साथ आगे संलिप्त हो जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यकीनन आप उस जगह पे अपने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और दूसरी चीजों पे आपका ध्यान ज्यादा जाता है। और इसी तरह से जब आप वेबसाइट पे जाते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, तो जिस तरह की चीजें आप देखते हैं, आपके मनोदशा बदलती है, आपके इमोशंस बदलते हैं, आपकी भावनाएं बदलती हैं, क्योंकि जिस तरह के वहां पर कंटेंट पड़े होते हैं उनकी वजह से आपका स्वास्थ्य अभी चेंज होता है। आप अभी देखने लगते हैं तो कभी 2 मिनट में हंसते हैं, फिर आप कोई दुखद खबर देखते हैं तो आपको वहां पे परेशानी होने लगती। तो इस तरह से आपकी भावनाएं ऊपर नीचे होने लगती हैं। तो ये यकीनन आपके मानसिक स्वास्थ्य, आपकी सोच, आपके जो बिलीफ सिस्टम है, आपके पैटर्न है, इन पे बहुत असर डालती है। तो सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव भी हम देख रहे हैं कि अच्छी बातें भी हैं तो बुरी बातें भी हैं, और आपने कहा कि जो भावनाएं हैं उनका उतार चढ़ाव ये ही आपके लिए परेशानी का सबब बनता है। हमने देखा कि आज की तारीख में हम सड़कों पर भी देखते हैं कि छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और सामने से कोई टकरा जाता है या किसी को आपने जगह नहीं दी निकलने की, तो भी झगड़े होते हमने देखे हैं और विकराल रूप धारण कर ले। तो ये जो पेशेंस की कमी हम देख रहे हैं हर व्यक्ति में, इसके पीछे भी क्या कुछ खास कारण आप देखते हैं? जरूर, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और इस पे मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि पहले से अगर आप देखेंगे, अगर हम जब परिवारों के साथ मिलते जुलते थे तो हमारे पास स्वीकार्यता और माफ करने की क्षमता होती थी, यानी सहन शक्ति हमारी कुछ ज्यादा होती थी। आज जिस तरह से हम मीडिया से भी प्रभावित हैं, हम ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं एक्शन मूवीज से या इंटरनेट पे, या कभी गेमिंग, आप ऐसे गेम देखते हैं जो कि एक्शन से भरे हुए हैं, तो वहां पर हमारा जो संतोष है, हमारा सब्र है, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो हमें ये होता है कि जैसे ही हमारे साथ कोई बुरी घटना घटती है, हम तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दे देते हैं, बजाय उसको समझने के हम सीधे रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, यानी हम समझ नहीं रहे कि आखिर ये हमारे साथ क्या हुआ है। तो वो रिएक्शन हमारे लिए हमेशा नकारात्मक होते हैं, क्योंकि उसमें हम कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरी भाषा में बात कर लेते हैं, या कभी हो सकता है कि हम उसके साथ झगड़ा भी कर सकें। तो इस तरह का जो भी कोई हरकत होगी, यकीनन वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हमारे लिए भी होगी और दूसरे के लिए भी होगी। तो सब्र इसीलिए कम होता है, और इसीलिए आप देखते हैं कि अक्सर माँ बाप के डांट खाने के बाद छोटे छोटे बच्चे बहुत बुरे और अप्रिय कदम उठा लेते हैं, जिससे शायद वो कभी अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं या कभी किसी और को भी। जी, अब रिश्तों की बात करते हैं डॉक्टर पवन शर्मा। हम देख रहे हैं कि रिश्तों को बिखरते हुए लगातार समाज देख रहा है, और चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, व्यक्तिगत रिश्ते भी हों। हमने एक नई विधा कहेंगे, क्योंकि जीवन जीने की विधा है, और उसे हम कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप जी। और उसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। पेरेंटिंग का स्टाइल भी बदला है और उस कारण बच्चों का लालन पालन भी प्रभावित हुआ है। जैसे आपने कहा कि आत्महत्या की जो घटनाएं हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं। तो आप एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते इन चीज़ों को कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपने इतने सारे सवाल एक साथ किए हैं, मैं उनको कोशिश करता हूं कि आपको एक एक करके जवाब दे देता हूं। रिश्ते की जो आपने बात बोली है, यकीनन ये भी वही बर्दाश्त वाली भाषा से आती है, क्योंकि पहले हमारे पास एक चार्म होता है। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे बच्चे बाल्यावस्था से सीधे सीधे युवावस्था में आ रहे हैं। उनकी जो किशोरावस्था है वो कहीं गायब हो गई, वो सीधे वयस्क हो गए, यानी उनको हर चीज अब तुरंत चाहिए। उनको गाड़ी भी तुरंत चाहिए, उनको रिलेशनशिप में भी जल्दी आना है, जब तक कि वो अभी ना ही उसके लिए मानसिक रूप से कोई तैयार है। सिर्फ उसको एक फैशन की तरह से मानते हैं, इसलिए कि वो रिश्ते में चले जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि वो रिश्ता निभाना कैसे, उसको चलाना कैसा है, उसके लिए क्या त्याग देने हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं। ये चीजें ना होने की वजह से उनके विचारों में मतभेद आता है, और जल्दी विवाह कर लेने से सिर्फ उनको ये मिलता है कि हाँ, हमें ये हासिल कर लेना है, लेकिन विवाह से जुड़ी हुई उनके पास जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो त्याग की भावनाएं हैं, वो जागृत नहीं होती। उसलिए कहीं ना कहीं उनमें विचारों का मतभेद आता है और वो झगड़े होते हैं। इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप जब करते हैं तो उनको शादी के बाद रहने का जो चार्म होता है, जो एक चाहत होती है, वो बहुत पहले खत्म हो जाती है। ये इंसान का एक तुष्टि गुण है कि जब तक उसको वो चीज नहीं मिलती है तब तक बड़ी लालसा रहती है, और जैसे ही वो उसको पा लेता है उसके बाद उससे चाहत उसकी कम होना लगती है। तो जैसे लिव इन रिलेशन में उसको साथ रहने के सारे गुण मिल जाते हैं, सारे लाभ मिल जाते हैं, और उसके बाद फिर वो रिश्तों में आना बंदिश समझते हैं। इसी तरह से पेरेंटिंग में आप देख रहे होंगे कि आजकल बच्चों के पेरेंट्स, नए नए पेरेंट्स जितने भी देख रहे हैं हम लोग, बहुत परेशानी हो रही है कि 4 साल 3 साल 5 साल के बच्चे को लेकर के पेरेंट्स मनोवैज्ञानिक के पास आ रहे हैं, मनोचिकित्सक के पास आ रहे हैं कि आप इन बच्चों को देखिए,
जबकि 7 साल तक तो बच्चे की मानसिक विकास को बढ़ने में लगता है और 14 साल में उसका कहीं ना कहीं व्यक्तिगत एक आइडेंटिटी बनती है, उसकी पहचान बनती है। तो उससे पहले ही अगर बच्चे मानसिक चिकित्सकों के पास जा रहे हैं, उनकी दवाई चल रही है, थेरेपी चल रही है, तो ये बच्चों की कोई परेशानी नहीं है, ये सिर्फ माता पिता की है, क्योंकि अब उनके पास इतना इंतजार भी नहीं है कि वो बच्चे का पालन करने का जो समय है उसको एंजॉय कर सकें। अब वो तुरंत चाहते हैं कि बस बच्चा पैदा हो तो वो, जैसे मोबाइल में सारे सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, ऐसे ही उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो और वो बिल्कुल एक व्यस्त की तरह से बर्ताव करें। तो इतना सब बर्दाश्त ना होने की वजह से ही ये सब चीजें, ये लोग हरकतें, गलतियां हो रही हैं। अब बात आती है जैसे आत्महत्या की, तो आत्महत्या भी इसीलिए कोई भी व्यक्ति कदम उठाता है क्योंकि वो जब ये सोचता है कि उसका जीवन व्यर्थ है या कोई घटना ऐसी बड़ी हो जाती है, इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि उस टेम्परेरी घटना का वो एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढता है, तब वो आत्महत्या जैसे कदम उठाता है कि मैं चला जाऊंगा तो कम से कम मेरे साथ ये समस्या का भी स्थायी समाधान हो जाएगा। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि आज चाहे छात्र हो, चाहे वो रिश्तों के जुड़े हुए कोई लोग हों, या इवन अगर कई बार रिटायर्ड लोग भी ऐसे देखे हैं जो इतने मैच्योर होते हैं और इतने बड़े पद पे होते हैं, तब भी वो ऐसा कदम उठाने से कभी हिचकिचाते नहीं है। यानी कहीं ना कहीं उनके पास ये समस्याएं स्थायी तौर पे इतना बड़ा घर बना लेती हैं कि उनको लगता है कि बस उनके जाने के साथ ही ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। आत्महत्या की बात करें तो हमारे यहाँ खास तौर से इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो पढ़ाई है उसको लेकर एक बहुत बड़ा क्रेज है, और जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, चाहे नीट के माध्यम से, चाहे जेई के माध्यम से, आईआईटीज़ में जाने की बात है, पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा सपना होता है और बच्चों को इसके लिए वो कोचिंग संस्थानों में भेजते भी हैं। देश के भीतर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इसके लिए कहा जाता है कि बहुत ही मुफीद हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी कोचिंग मिलती है, लेकिन वहाँ का जो प्रतिस्पर्धात्मक माहौल है उसमें कुछ बच्चे अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाते और अंततः आत्महत्या कर लेते हैं, और ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। आप जान रहे हैं कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, तो बताएं कि ये जो माँ बाप की अपेक्षा है और स्वयं बच्चों की अपेक्षा, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और ये सच है, क्योंकि हम इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा की होड़ में चले गए हैं कि अब सब कुछ होम करने पे लग गए। जो बच्चा परिवार के साथ रह करके, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, हर जगह टॉपर रहा हो, या बहुत अच्छे अंक ला रहा हो, वो अचानक परिवार से दूर होकर के ऐसे बड़े बड़े आत्मघाती कदम उठाता है। वो इसीलिए उठाता है क्योंकि जो उसको मॉरल सपोर्ट, जो उसको बैक सपोर्ट कह लीजिए, परिवार का काउंसलिंग सपोर्ट मिल रहा था एक ज्वाइंट फैमिली में, वो अब उसको अकेले रह करके नहीं मिलता और वो अपनी बात किसी और से कह भी नहीं सकता। और जब वो गया है कहीं घर से बाहर, कहीं दूर, तो उसके पास एक ही चीज आती है, वो आती है परफॉर्मेंस का प्रेशर, कि अब मुझे अपने आप को साबित करना है, क्योंकि वो साबित करने के लेकर के ही उसका लक्ष्य होता है जिसकी वजह से वो घर से बाहर गया है। और उसको अगर कहीं भी उम्मीद से 19-20 या थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स मिलता है तो हमेशा उसको जीवन के लिए एक बहुत बड़ा कलंक मानता है और कहता है कि मेरी सारे जीवन की जिम्मेदारी इसी पे ही थी, अब मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा, किसको कैसे कहूंगा। बस यही परेशानियां उसको लगता है कि मैं किसी का सामना करूं, उससे अच्छा है कि मैं अपने आप को समाप्त कर लेता हूँ। असल में हम लोगों ने जितने भी अपने बच्चे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनको सफल के साथ असफलता को फेस करना जरूर सिखाना चाहिए। उससे ये हो जाता है कि असफलता को जब वो फेस करने लगते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि इसके बाद हम ओवरकम करके वापस सफल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ही ऐसे चुनिंदा हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करा होगा या आगे बढ़ के निकाल लिया होगा। अदरवाइज हर एक को देखिए तो उन्होंने 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट दिए ही होंगे। तो बस ये ही चीजें हमारे जितने भी नए युवा हैं जो कि प्रतिस्पर्धा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स को सिखाना बहुत जरूरी है कि असफल होना ही आपकी सफलता की सीढ़ी है। तो डॉक्टर पवन शर्मा, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि किस तरह से जागरूक किया जाए, हम लोग अपने व्यवहार को किस तरह से बदलें, अपनी सोच को किस तरह से बदलें ताकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें? सबसे पहले तो आपसे माध्यम से मैं ये सबसे बोलना चाहूंगा कि आप सब यहाँ पर स्वस्थ रहने के लिए ही आए हैं, और जो भी आदत, जो भी परेशानी अगर आपको उठने, बैठने, खाने, पीने, सोचने में कहीं रोक रही हो तो आपको तुरंत ही उससे दूर हो जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई सोच 2 या 3 या 4 दिन से ज्यादा परेशान कर रही है, तो उस वक्त अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप किसी पेशेवर की जरूर से जरूर मदद लीजिए। हो सकता है आपके परिवार का कोई बड़ा हो और या फिर हो सकता है किसी पेशेवर का हो। तो मानसिक रोग के लिए हो सकता है आपकी चुनौती आपकी जानकारी के थ्रू नहीं मिल पा रही है उसका सोल्यूशन, तो किसी भी पेशेवर या किसी बड़े की मदद लेने से हिचकिचाए नहीं और आगे बढ़ करके आप अपनी बात कह सकते हैं। तो डॉक्टर पवन शर्मा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इतनी अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।